हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार सक्सेना पीताम्बर कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, चैप्टर जो 5 है आपका उपसय संयोजी रसायन या उपसय संयोजी यौगिक, उसमें हमने पिछले वीडियो में सीखा उपसय संयोजी यौगिक क्या है, किस तरीके से उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, यौगिक संकुल यौगिक में क्या होता है, द्वितीय लवण क्या है। अब उसका जो अगला टॉपिक है वो है समावयवता। अब समावयवता क्या होती है, जिसमें किसी भी चीज का अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन उसके संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, यानी कि उसकी व्यवस्थाएं अलग अलग टाइप्स की होती हैं और सूत्र अणुसूत्र जो है उसका वो एक जैसा रहता है। समावयवता दो प्रकार की होती है। समावयवता दो प्रकार की है। जैसे एक आती है संरचनात्मक समावयवता, एक आती है त्रिविम समावयवता। एक संरचनात्मक और एक त्रिविम। संरचनात्मक समावयवता 6 प्रकार की होती है। कितनी? 6 प्रकार की, जिसमें से आपके एनसीईआरटी के अंदर कितने की है? 4 प्रकार की समावयवता है जो एनसीईआरटी में होती है। अब त्रिविम समावयवता दो टाइप्स की है। एक तो है ज्यामितीय समावयवता और दूसरी है प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। समावयवता का मतलब है कि उसका अणुसूत्र एक जैसा हो, उसमें कोई चेंजेस ना हो। संरचनात्मक सूत्र जो है वो बदल सकता है। उसी आधार पर संरचनात्मक के 6 प्रकार हैं, जिसमें से आपके सिलेबस में 4 हैं, तो वो 4 प्रकार को अपन समझेंगे। देखो, आयनन समावयवता। आयनन का मतलब क्या होता है? आयन दो प्रकार का होता है। जैसे अपन आयन की बात करें, एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो इस प्रकार की समावयवता आयनों के विनिमय के कारण होती है। विनिमय कहाँ होगा? संकुल में। अब संकुल के अंदर और संकुल के बाहर। तो इस प्रकार की समावयवता आयनों के संकुल के अंदर और बाहर आयनों के विनिमय के कारण उत्पन्न होती है, या अपन कहें इसमें संकुल जो है भिन्न भिन्न आयन रखता है। तो भिन्न भिन्न आयन कैसे? जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, CONH3 5Br SO4। अब देखो यहाँ पे इसका आयन का विनिमय कैसे हो, एक याद रखो, इसको याद नहीं करना। आयन का विनिमय कैसा? SO4 अंदर और Br बाहर। तो हमने SO4 अंदर कर दिया, Br बाहर कर दिया, मतलब आयनों का विनिमय हो गया। हमारे दोनों के जो आयन हैं वो आपस में इंटरचेंज हो गए। तो इस प्रकार की जो समावयवता होती है वो कहलाती है आपकी आयनन समावयवता। अब आती है दूसरी समावयवता। दूसरी समावयवता है उपसय संयोजी समावयवता। इसमें हमें ध्यान रखना है, उपसय संयोजी समावयवता का मतलब क्या है? उपसय संयोजी यौगिक समझे संकुल। तो जहां पर दो उपसय संयोजी यौगिक हों, दो संकुल हों, दो संकुल कैसे होंगे? या तो वो धनात्मक संकुल होगा या तो फिर वो ऋणात्मक संकुल होगा। अगर वो दोनों संकुल एक जगह आ गए एक साथ, तो उसको बोलते हैं हम उपसय संयोजी समावयवता। इस समावयवता की सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है कि इसमें उपसय संयोजी संख्या जो है दोनों की कैसी होती है? समान। अब देखो समान कैसी? जैसे दोनों संकुल ले लिए, एक धन हो गया और एक ऋण। दोनों की उपसय संयोजी संख्या, उपसय संयोजी संख्या क्या होती है? लिगेंडों की कुल संख्या। लिगेंड कितने हैं? 6। उपसय संयोजी समावयवता में क्या है? दोनों की लिगेंडों की कुल संख्या। माने लिगेंड की कुल संख्या कितनी है? 6। यहाँ भी कितनी है? 6। दोनों की संख्या कैसी है? समान है। अब इनमें होता क्या है? इनमें दोनों संकुलों के जो केंद्रीय धातु है वो आपस में चेंज होते हैं। यहाँ पे Cr आ जाएगा, यहाँ पे Cu। हमने ये एग्जांपल लिया दोनों, लेकिन कंडीशन सेम है। इन दोनों की उपसय संयोजी संख्या समान होनी चाहिए, ये कंडीशन ध्यान में रखनी। फिर आती है लिंकेज समावयवता। लिंकेज समावयवता जो होती है उसमें क्या होता है? कोई एक लिगेंड होता है, जैसे जैसे Cn है, NO2 है। लिगेंड क्या है? Cn में हमने देखा है Cn अगर किसी चीज से जुड़ा हो तो वो साइनाइड है। अगर वो Cn Nc के रूप में जुड़ा है तो वो क्या हो जाता है? आइसोसाइनाइड। मतलब इसकी कंडीशन लिंकेज की ये है कि अगर कोई लिगेंड दो तरीके से जुड़ जाता है, दोनों प्रकार से, आगे से और पीछे से पलट के, तो उसको बोलते हैं लिंकेज समावयवता। जैसे कि आप देखें यहाँ पे उदाहरण, CONH3 5NO2 ले लिया, यहाँ Cl2। अब चेंज क्या करना है? NO2 को ONO कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? लिगेंड जो है आगे से भी जुड़ गया और पीछे से भी, तो दोनों तरफ से जुड़ गया, तो वहां कौन सी समावयवता हो गई? लिंकेज समावयवता। चौथी आती है हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट क्या होता है? जल। तो यह समावयवता संकुल के अंदर और बाहर जल के अणुओं की भिन्न संख्या के कारण उत्पन्न होती है। माने जल के अणुओं की संख्या भिन्न हो, या अंदर अलग हो और बाहर अलग हो।
तो उस समावयवता को अपन बोलते हैं हाइड्रेट समावयवता। देखो हाइड्रेट समावयवता का एक उदाहरण है CrH2O6 Cl3। अब इसी चीज को अपन को करना है, तो अपन ने क्या किया, अंदर और बाहर यहाँ 5 कर दिए और यहाँ पे 1 बाहर कर दिया, तो H2O 5 Cl और Cl2 और H2O। अब यहाँ पे जल सूत्र वही है, Cl3 है, यहाँ भी 3 है, अणु सूत्र जो है वो सेम है, वो चेंज नहीं हुआ, केवल संरचना बदली है। H2O 5 इधर 1 बाहर, मतलब जल के अणुओं की भिन्न संख्या हो गई संकुल के अंदर और बाहर। इस समावयवता को बोलते हैं अपन हाइड्रेट समावयवता। ये 4 समावयवता जो हैं वो संरचनात्मक समावयवता के प्रकार हैं जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में है। 2 समावयवता और हैं इसकी, एक है लवण समावयवता, एक है बहुलीकरण समावयवता। ठीक है, तो 2 समावयवताएं जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में अब इस टाइम पे नहीं है। उसके बाद ज्यामितीय और प्राकृतिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता जो होती है वो होती है केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर समूह की व्यवस्था के कारण जो समावयवता होती है वो होती है हमारी कौन सी, ज्यामितीय, त्रिविम में 3 डायमेंशनल। अब इसमें 2 होते हैं, एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। अगर दोनों समूह आमने सामने पड़ोसी जो हैं अपन कहें, दोनों अगर समान है तो सिस होगी, दोनों समूह अलग अलग हैं तो फिर वो ट्रांस समावयवता हो जाएगी। फिर आती है प्रकाशिक समावयवता। देखो प्रकाशिक आ गया तो प्रकाशिक समावयवता का मतलब है जहां पर समूह की असम्मिति के कारण, असम्मिति का मतलब है कि एक समूह है जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दिशा जो है उसकी वो उसको घुमा देता है। जैसे अपन एग्जांपल लें डी और एल टार्ट्रिक अम्ल। जो टार्ट्रिक अम्ल होता है वो 2 फॉर्म में होता है, एक डी में और एक एल में, एक दक्षिण घूर्णक एक वाम घूर्णक, माने एक राइट में घुमाएगा तो एक लेफ्ट में। तो इस तरीके से जो समावयवता है हमारी, त्रिविम समावयवता 2 टाइप्स की होती है, ज्यामितीय समावयवता 6 की होती है, लेकिन सिलेबस में 4 है तो 4 अपने ये हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। आशा है कि ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है वर्नर का उपसंयोजी सिद्धांत और संयुक्त बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। 3 प्रकार के सिद्धांत हैं इसमें चैप्टर में, वो अपन देखेंगे। सबसे पहला जो है वो है संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत जो है, संयोजकता बंध सिद्धांत जो दिया था वो दिया था पाउलिंग ने। किस लिए, उपसय संयोजी बंध की प्रकृति को समझने के लिए। मतलब पाउलिंग ने उपसय संयोजी बंध की प्रकृति को समझने के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब उपसय संयोजी बंध की प्रकृति समझनी है तो उपसय संयोजी बंध की प्रकृति कैसे समझें। उपसय संयोजी बंध हमने पिछले वीडियो में बताया था। उपसय संयोजी बंध, इसमें क्या पॉइंट थे कि एक के पास होना चाहिए क्या, रिक्त कक्षक। दूसरा जो दे रहा है उसके पास होना चाहिए पूरा 1 इलेक्ट्रॉन युग्म, माने ये दान करेगा तो ये ग्रहण करेगा, तब बनेगा संयोजकता बंध सिद्धांत के हिसाब से क्या, उपसय संयोजी बंध। तो संयोजकता बंध सिद्धांत में सबसे पहला पॉइंट है जो हम समझेंगे वो क्या है कि उपसय संयोजी बंध बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपयुक्त मात्रा में रिक्त कक्षकों का होना आवश्यक है। मतलब पहली चीज तो क्या है, अगर केंद्रीय धातु बंध बना रही है तो उसके पास क्या होना चाहिए, रिक्त कक्षक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, अब रिक्त कक्षक भी हो गए तो रिक्त कक्षक के बाद दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन आती है कि रिक्त कक्षक है तो रिक्त कक्षक किसके बराबर होता है, दान कौन करता है, लिगेंड। तो लिगेंड की संख्या और कक्षकों की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर। मतलब कि उसकी उपसय संयोजी संख्या, उपसय संयोजी संख्या बराबर होनी चाहिए किसके, रिक्त कक्षक के। जितने कक्षक रिक्त हैं उतनी ही उपसय संयोजी संख्या होनी चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर। अब ये कंडीशन हो गई दूसरी, ये दोनों कंडीशन हमने लिख दी बंद की। तीसरी कंडीशन है कि अगर वो बंद बना रहा है, बंद बन गया तो वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए केंद्रीय धातु जो होती है, हमने बताया था केंद्रीय धातु हमेशा किसकी होती है, डी ब्लॉक की। तो वो इसके द्वारा संकरण के लिए क्या करेगा, बनाने के लिए एस पी या डी का उपयोग कर सकता है, माने वो एस पी डी कक्षकों का उपयोग कर सकता है रिक्त कक्षकों के रूप में। चौथी कंडीशन क्या है, जब इसका उपयोग कर लिया इसका भी उपयोग करेगा। इसके उपयोग के बाद फोर्थ कंडीशन आती है, जो उपयोग हो गया तो क्या होगा, इन कक्षकों के बीच हम क्या करने देते हैं, उसको
अतिव्यापन, अतिव्यापन क्या होता है, जब दो कक्षक एक दूसरे पे क्या होते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, उसको बोलते हैं हम अतिव्यापन। तो फोर्थ कंडीशन में क्या होगा, अतिव्यापन होगा। अब अतिव्यापन के बाद जब संकुल बनेगा तो दो तरीके का बन सकता है, या तो अनुचुंबकीय होगा या तो फिर वो प्रतिचुंबकीय होगा। तो दोनों की चीजें देखें अपन, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। तो देखो, अगर अयुग्मित है, अयुग्मित, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, अनुचुंबकीय। और युग्मित है तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। मतलब दो प्रकार के गुण होंगे, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो इस प्रकार से हमारा संयोजकता बंध सिद्धांत खत्म हो जाता है। अब इसको अच्छे से एक बार शॉर्ट में देखें तो क्या क्या देखना चाहिए। बंध सिद्धांत में क्या है, रिक्त कक्षक को कौन इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, लिगैंड। तो लिगैंड की संख्या क्या होती है, उपसहचारी संख्या। तो ये कक्षकों की संख्या उपसहजी संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब जो कक्षक है इसमें केंद्रीय धातु कौन कौन सी कक्षक का उपयोग कर सकता है, एस, पी और बी का। फिर इन कक्षकों के बीच क्या होगा, अतिव्यापन होगा। अतिव्यापन के बाद जो बनेगा वो क्या, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनुचुंबकीय होगा, युग्मित होंगे तो प्रतिचुंबकीय होता है। इसकी दो कमियां हैं, कमियां देखें अपन। कमियां पहली क्या है, यहाँ पे बंध कौन बना रहा है, लिगेंड। तो लिगेंड अब दो तरीके का होता है, या तो प्रबल हो सकता है या तो फिर वो दुर्बल हो सकता है। तो पहली कमी यही है कि वो लिगेंड की प्रबल या दुर्बल शक्ति जो है वो उसको बता नहीं पाता है कि वो प्रबल है लिगेंड या फिर दुर्बल है। सेकंड कंडीशन जो है वो है कि हमने इसमें बताया है कि अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय है, युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय है, लेकिन इसके उस गुण की, चुंबकीय गुण जो है, व्याख्या नहीं कर पाता है। चुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं कर पाता है कि वो अनुचुंबकीय है या फिर वो प्रतिचुंबकीय है। बता तो दिया है कि अयुग्मित है, युग्मित है, अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय है, युग्मित है प्रतिचुंबकीय, लेकिन इनके गुणों की सही रूप से व्याख्या नहीं हो पाती है। इस प्रकार हमारा संयोजकता बंध सिद्धांत यहाँ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट सिद्धांत जो आता है वो आता है हमारा वर्नर का उपसय संयोजी। वर्नर के सिद्धांत जो है अगला, उसमें क्या है कि देखो अभी हमने सीखा संयोजकता बंध सिद्धांत माने उपसय संयोजी बंध की प्रकृति को समझने के लिए कि बंध किस प्रकार से बने। अब जब बंध बनने के बाद यौगिक बनता है तो संकुल यौगिकों की प्रवृत्ति को समझने के लिए, संकुल यौगिक किस प्रकार बनते हैं उसको समझने के लिए 1893 में अल्फ्रेड वर्नर ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं वर्नर का उपसय संयोजी सिद्धांत। 1893 में दिया वर्नर ने एक सिद्धांत दिया, तो वर्नर का सिद्धांत है ये। अब देखो इसके तहत अपन को क्या पढ़ना है, जैसे हमने देखा कि एक हमने लिखा एक यौगिक, अब एक तो इसमें केंद्रीय धातु की संख्या है, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। इसकी हमेशा अपन क्या निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। फिर ये लिगैंड की, इसको बोलते हैं उपसय संयोजी संख्या। इन दोनों पर ही पूरा वर्नर का सिद्धांत टिका हुआ है। अब देखो यहाँ सबसे पहली चीज जो है कि दो प्रकार की केंद्रीय धातु आयन के बाद दो प्रकार की संयोजकता होंगी, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली। माने प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु, प्रत्येक संक्रमण तत्व दो प्रकार की संयोजकता रखता है। तो पहला अपन पॉइंट लिखेंगे कि प्रत्येक तत्व जो है, संक्रमण तत्व दो प्रकार की संयोजकता रखता है, दो प्रकार की संयोजकता रखता है। ठीक है, ये बात हो गई दो प्रकार की। अब कौन कौन सी दो प्रकार की होती हैं, एक तो होगी प्रथम जो होगी वो होगी आपकी आयनिक, और जो द्वितीय होगी, द्वितीय वो होगी अनायनिक। एक पॉइंट हमने ये ले लिया कि एक आयनिक होती है और एक अनायनिक होती है। माने प्रत्येक तत्व दो प्रकार की संयोजकता रखता है, एक आयनिक और एक अनायनिक। और वो ये भी चाहता है कि दोनों संयोजकताएं कैसी हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, हमारे दोनों संयोजकताएं कैसी हो जाएं, पूरी हो जाएं। तो वो क्या होगा, तीसरा पॉइंट में क्या लिखें अपन के दोनों संयोजकता, मतलब प्रत्येक तत्व जो है वो अपनी दोनों संयोजकताओं को
संतुष्ट करना चाहता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि तीसरा पॉइंट क्या है, दोनों को संतुष्ट करना चाहता है। अब संतुष्ट कैसे हो, प्राथमिक जो है वो आयनिक है, ये वाली, और द्वितीयक जो है वो अनायनिक है, ये वाली। तो पहली वाली संयोजकता जो प्राथमिक है, प्राथमिक तो संतुष्ट होगी किससे, ऋण आयनों से। प्राथमिक किससे संतुष्ट होगी, ऋण आयनों से। और जो द्वितीयक है वो अपनी संतुष्ट होती है समूहों से। किससे, समूहों से। समूहों से मतलब कैसे, या तो ऋणावेशित होंगे, उदासीन भी हो सकते हैं, और धनावेशित भी हो सकते हैं, वो इस समूहों से संतुष्ट होती है। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, समूह से संतुष्टि भी हो गई। अब दो दिख रही है, उपसहसंयोजी संख्या क्या थी, लिगैंड की संख्या, माने ये वाली चीज कैसी है, हमेशा निश्चित होती है, फिक्स है। तो अपन पांचवा पॉइंट बना सकते हैं कि उपसहसंयोजी संख्या, या अपन कहें उपसह संयोजी संख्या, या अपन इसको बोले द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता हमेशा कैसी होती है, निश्चित होती है। तो ये वर्नर का उपसहसंयोजी सिद्धांत है, जिसके हमने 5 पॉइंट लिखे। बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर 2 नंबर का आता है या 3 का, तो ज्यादातर 2 नंबर का ही है, क्योंकि 2 नंबर के यूपीएससी नामकरण आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है 2 से 3 पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है अपना, फिर से समझ लेगा शॉर्ट में, 2 संयोजकताएं हैं, ये हो गई 2। अब एक आयनिक है, एक अनायनिक है। अब दोनों को संतुष्ट करना है, तो कैसे होगे, आयन जो है धनायन वो किससे होगी, ऋण आयन से। और द्वितीयक जो है वो किससे हो रही है, लिगैंड से। लिगैंड कैसा होता है, ऋणावेशित, धनावेशित या उदासीन। तो उदासीन परमाणु से संतुष्ट होती है, समूहों से। अब लिगैंड की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है। तो हम कह रहे हैं कि जो लिगैंड की संख्या, उपसहसंयोजी संख्या या उसकी द्वितीय संयोजकता, वो हमेशा कैसी होती है, निश्चित होती है। ये हो गया आपका वर्नर का उपसहसंयोजी सिद्धांत। अब हमारा जो तीसरा सिद्धांत आता है वो आता है क्रिस्टल क्षेत्र। अब हमारा जो आखिरी सिद्धांत है वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अभी देखो अपन ने देखा कि 2 सिद्धांत पढ़े, संयोजकता बंध सिद्धांत जिसमें अपन ने बंध की प्रकृति समझी, उपसह संयोजी सिद्धांत वर्नर का जिसमें हमने संकुल यौगिक को समझा। अब आता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों के बीच में एक चीज रह जाती है, वो होती है लिगैंड। तो संयोजकता बंध सिद्धांत में बंध समझा, इसमें हमने पूरा यौगिक समझा। अब दोनों के बीच में जो क्या रह जाता है, लिगैंड। तो लिगैंड की प्रकृति को समझने के लिए ऑर्गल ने संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियों को दूर करते हुए लिगैंड की प्रकृति समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया, जो किसने दिया था, ऑर्गल ने। तो उस सिद्धांत को कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इसमें देखो सबसे पहले तो लिगैंड की बात की उन्होंने कहा लिगैंड जो है कई प्रकार का होता है। लिगैंड कैसा हो सकता है, ऋणावेशित, धनावेशित या उदासीन। तो लिगैंडों के प्रकार, सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया, लिगैंडों के प्रकार के। लिगैंड क्या अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऋणावेशित जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। उदासीन में H2NH3, ठीक है। धनावेश में NO2 आ जाए या H प्लस आ जाए, ठीक है, वो अलग टाइप के होगा, धनावेशित, ऋणावेशित तो उदासीन। तो पहले तो उन्होंने कहा कि लिगैंड के प्रकार समझिए, तो लिगैंड के प्रकार हो गए अलग अलग प्रकार के। अब जो संकुल बनता है, जैसे हमने ये बनाया, ये क्या है, संकुल यौगिक क्या है, एक केंद्रीय धातु है, वो लिगैंड है। मतलब एक संकुल केंद्रीय धातु को घेरे हुए लिगैंडों का क्या है, संयुक्त रूप से एक समूह होता है। एक संयुक्त समूह है, क्या है, एक संयुक्त समूह है किसका, केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु और उसको घेरे हुए लिगैंड, उसको घेरे हुए लिगैंडों का संयुक्त समूह होता है, ठीक है। तो जो दूसरा पॉइंट हो गया। अब लिगैंड जो घेरे हुए, अब जब उपसर्ग संयोजी बंध जब बनेगा तो कब बनता है, जब लिगैंड इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है। और ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा आती है प्लस में। तो मतलब ऋणावेश से कहाँ जा रहा है, बिंदु कहाँ जा रहे हैं, धनावेश की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा अगर ये इस साइड को,
यहाँ से। तो बिंदु आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन को कहां से करता है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है कि संक्रमण तत्व में ये वाली चीज जो होती है वो हमेशा किसकी होती है, केंद्रीय धातु डी ब्लॉक की। तो ऊर्जा किसकी बढ़ेगी, डी कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी। तो चौथा पॉइंट जो है वो है कि डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, ऊर्जा वृद्धि हो गई। अब लिगेंडों के मार्ग का निर्धारण जो है, लिगेंड की प्रकृति, केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति, अपसायन संख्या, इन सभी पर निर्भर करता है। वो आपका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा कि केंद्रीय धातु आयन में लिगेंड का मार्ग जो है, मार्ग का निर्धारण केंद्रीय धातु, लिगेंड की प्रकृति, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट धातु आयन और इनकी लिगेंड की संख्या, इस चीज पर निर्भर करता है। तो हमारे 5 पॉइंट बन जाते हैं। ये हो जाता है हमारा कौन सा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। एक बार और समझ लो शॉर्ट में, कौन कौन सा, के लिगेंड के प्रकार, पहले के लिगेंड को प्रकार में वितरित किया गया है। वितरित कौन से, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन को अलग अलग कर दिया कि ये प्रकार है। अब समूह कौन सा है, केंद्रीय धातु, और केंद्रीय धातु आयन को क्या घेरे, लिगेंड, इनको संयुक्त समूह ही तो है कोष्टक के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त समूह। अब यहां से इलेक्ट्रॉन एवं दान हुआ ऑक्सीकरण तक, तो ये बिंदु आवेश के रूप में ऋणावेश से धनावेश की ओर संयुक्त। अब ये देखो यहाँ संकुल यौगिक कहाँ है, डी ब्लॉक का है, तो ऊर्जा किसकी बढ़ेगी, डी कक्षक की बढ़ेगी। फिर आता है लिगेंड का निर्धारण, किस पर निर्भर करता है, देखो केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति, लिगेंड की प्रकृति और उसकी संख्या पर। यही 3 चीजें तो है, 1, 2 और 3, इन पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे इसकी भी कुछ कमियां थी, इसकी भी कुछ कमियां थी। पहली कमी क्या थी, यहाँ पे समझो, देखो उसने क्या कहा कि डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि हो रही, तो हमेशा क्या माना, पहला इसमें केवल डी कक्षक के बारे में बताया गया है, सिर्फ किसके ऊपर विचार हुआ है, सिर्फ डी कक्षक के ऊपर। सेकंड जो है आपका, डी कक्षक पर विचार हुआ है। दूसरी चीज आप देखो, यहाँ पे ऋणावेशित है, यहाँ से धनावेश की ओर क्या है, वो कह रहा है ऋण से कहाँ जा रहा है, धन की ओर। तो धन और ऋण को क्या माना है, धन और ऋण क्या होते हैं, आयनिक बंध। तो इसमें उन्होंने कहा कि आयनिक बंध बनता है भाई, आयनिक बंध बनता है, माने बंध को आयनिक माना गया, लेकिन वाकई में बंध कौन सा बनता है, उपसहसंयोजी बंध। तो ये इसकी कमी थी कि दोनों बंधों को स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि बंध बनेगा तो कौन सा बनेगा। तो ये आपके तीनों सिद्धांत थे, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, बर्नर का उपसहसंयोजी सिद्धांत और संयोजकता बंध सिद्धांत। अब ये क्वेश्चन आता है EAN, EAN माने की प्रभावकारी परमाणु संख्या, प्रभावकारी परमाणु संख्या। इसका मतलब होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसके द्वारा बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है वो कहलाता है हमारा EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो उसको बोलते हैं प्रभावकारी परमाणु संख्या। माने इसका फॉर्मूला क्या है, EAN इक्वल टू Z-ON प्लस K2CN। Z होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ON ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, CN होता है कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि सहसंयोजी, उप सहसंयोजी संख्या यानी कि लिगेंड की संख्या ये होगी। तो ये EN है। इसी के साथ एक और है कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब क्या होता है, जहां कार्बन जो है सीधे धात्विक परमाणु से जुड़ जाए वहां कहते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। माने कार्बन जो है धातु परमाणु से जुड़ जाए। उसका यूज ज्यादातर किसमें होता है, जैसे कि औषधि बनाने में भी होता है, कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण में भी होता है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो उदाहरण होता है वो होता है टेट्राएथिल लेड।
वो एक एंटी नॉक यौगिक है। एंटी नॉक मतलब है पहले टाइम पे यूज होता था कि उसको अपन पेट्रोल में मिला देते थे जिससे उसमें जो है नॉकिंग कम होती थी इंजन में, मतलब आवाज कम आती थी। अब आजकल जो है वो डायरेक्ट वैसे ही आ रहा है इंजन के, उनमें पेट्रोल में अपन मिक्स नहीं करते हैं। तो वो एक टेट्राएथिलेट जो है वो एंटी नॉक यौगिक है। इसको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार आ जाता है टेट्राएथिलेट क्या है, एक एंटी नॉक यौगिक है या नहीं। आशा है कि ये सारा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।